लेकिन करीम साहब, किताबों के हवाले से जैसे आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि उर्दू में जितने भी अहम लिखने वाले हैं वो सब के सब कम से कम हिंदी में ट्रांसलेट हैं। कोई एक शख्स भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा हमारा लिखने वाला जो हिंदी में हिंदी वाले ना पढ़ पाते हों। हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है कि हम तो हिंदी के राइटर्स के नाम तक से वाकिफ़ नहीं हैं। तो क्या कौंसिल को जो दूसरी ज़बानों में, हिंदुस्तानी ज़बानों में जो लिख रहे हैं, क्या कौंसिल को ये पहल नहीं करनी चाहिए कि वो तर्जुमा ज़्यादा से ज़्यादा हो? कुछ तराजिम आपने छापे भी हैं और भट्ट साहब के ज़माने में भी छपे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तर्जुमे हों ताकि दूसरी ज़बानों में क्या लिखा जा रहा है उससे हम वाकिफ़ हो सके। नहीं, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। पिछले कई सालों से सिलसिला चल रहा है कि हम लोग जो हिंदी के राइटर हैं उनको उर्दू के कालिब में डालते रहे हैं। अभी कई किताबें पिछले मेरा ख्याल 4-5 महीने में ऐसे 1-2 किताब आई हैं जो हिंदी के राइटर थे, उनको हम लोगों ने इसमें उर्दू में लाया है। अभी एक किताब हमने तैयार कराई है अम्बेडकर पे एक किताब आई है, हिंदी में आई है, उसको उर्दू में तर्जुमा किया है हम लोगों ने और वो महीने 15 दिन में छप के आएगी। अम्बेडकर पर इसलिए मैंने इंतखाब किया कि कौमी कौंसिल ने आज तक अम्बेडकर पे कोई किताब उर्दू में नहीं शाया की थी। उसकी हमें कमी, वैसे भी उर्दू में किताबें बहुत कम है, तो हमने उसको इसलिए लाया कि ये हो। अब देखिए कि तख्लीकी अदब के हवाले से हमको इस पे और काम करने की ज़रूरत है कि जो बड़े राइटर हमारे रहे हैं हिंदी के, उनकी किताबें तख्लीकी किताब यानी 100-150 सफ़े की, ताकि उससे नई जनरेशन वाकिफ़ हो सके और उसको ये पढ़े। तो ये हमारे यहाँ पहले से भी है, हम लोग इसको और करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे हम। अच्छा करीम साहब, एक आखिरी सवाल। अभी आप भी और आपका इदारा भी बहुत सुर्खियों में है और हमें खुशी इस बात की हुई कि आपके इदारे को या उर्दू के हवाले से अंग्रेज़ी और हिंदी मीडिया ने जिस कदर छापा, चाहे वो कौंसिल के हवाले से जो ख़बरें गईं वो बहुत गलत थीं, लेकिन कम से कम जो है हिंदी और अंग्रेज़ी वाले कुछ जाके उर्दू की ज़बान पे बात भी करने लगे। करण थापर ने प्रोग्राम किया और गिरीश कर्नाड ने एक रैली निकाली। उर्दू वाला या उर्दू वाले जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि इर्तिज़ा करीम साहब के आने से या मोदी सरकार के आने से, स्मृति ईरानी के आने से ये तस्दीकनामा जो है, एक नया जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये ज़बान के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है या राइटर्स की आज़ादी पे जो है कदखन लगाने की कोशिश है? इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो गिरीश कर्नाड और करण थापर का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का एहसास उनको भी दिला देता हूँ कि चूँकि उनके इल्म में ये इजाफ़ा हुआ कि इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में एक इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जिसका नाम नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गिरीश कर्नाड और करण थापर इस नाम के किसी अदारे से इससे पहले वाकिफ़ नहीं थे और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ कौंसिल का कि कम से कम गिरीश कर्नाड जैसा बड़ा एक एक्टर, बड़ा जो है फ़नकार जो है हमारे वाकिफ़ हुआ इससे। इंडियन एक्सप्रेस से सबसे पहले मुझे ये खबर आई कि साहब आपने कुछ ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने जिस लहजे में बात की थी वो दोस्ताना लहजा था। मैंने पूछा भी तो उनका नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। ठीक है साहब, ये तो हुआ है और हम लोगों ने किया है इसको। अगले दिन वो उन्होंने उसको मेरे हवाले से चीज़ें छापी और कुछ चीज़ें गलत भी डाल दी उसमें कि होम मिनिस्ट्री के नॉलेज में है। अरे भाई, होम मिनिस्ट्री का क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने अगले दिन वो मेरे पास आई। बॉम्बे में मैं उस वक्त था, सेमिनार चल रहा था। जाहिर सी बात है कि मैं 3-4 मामले में था। एक तो सेमिनार हो रहा है, 2-3 गवर्नर आ रहे हैं, फिर ऊपर से ये कि साहब डिक्लेरेशन फॉर्म। खैर अगले दिन वो आई तो मैंने उनको सारी चीज़ें सामने उनके रखी, सारे कागजात। अगरचे मेरे पास कोई पेपर उस वक्त नहीं थे, मैं तो बॉम्बे गया था सेमिनार में, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था मेरे पास। फिर भी मैंने कहा चलिए आइए मैं आपको कुछ बताऊँ। लेकिन गुफ्तगू शुरू होने से पहले मैंने उनसे कहा कि आपको इस न्यूज़ से जो दिलचस्पी है उसकी वजह मैडम आप जानती हैं क्या है? तो नहीं, मुझे नहीं मालूम है। आपकी दिलचस्पी इसलिए है मैडम इस न्यूज़ से कि कुछ आपको इसमें निगेटिविटी दिख रही है उर्दू के ताल्लुक़ से, उर्दू की कुछ बदनामी का इसमें मामला है, इसलिए आपको बहुत दिलचस्पी है। वरना आपके इल्म में होना चाहिए दीप्ति जी, और मैं नेशनल मीडिया को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि उर्दू काउंसिल ने बड़े बड़े काम भी किए हैं। उर्दू काउंसिल ने हिंदुस्तान के नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने का जो मौका फ़राहम किया है अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से, ये भी उसका एक बड़ा काम है। उर्दू काउंसिल ने जितनी डिक्शनरीज छापी हैं, ये भी एक बड़ा काम है। उर्दू काउंसिल ने अंग्रेज़ी और हिंदी और दूसरी ज़बानों से जो किताबें सोशल साइंसेस की थी, उर्दू को भी तर्जुमा करके उर्दू वालों तक पहुंचाया है। तो ये भी एक बड़ा काम है। लेकिन हमने बड़े बड़े सेमिनार भी किए हैं, हमने सब काम किया है,
लेकिन आपने कभी हमारी तारीफ में या हमारे सेमिनार के हवाले से 2 सेंटेंस कभी आपने नहीं छापे। हम अखबार में आपको रिपोर्ट हमेशा भेजते हैं, लेकिन आप नहीं छापेंगे। लेकिन जब हम पर जब बुरा वक्त आता है, जब हमारी ऐसी चीज़ सामने कोई कोबड़ निकल के आए, निगेटिविटी आए, तो फ़ौरन अंग्रेज़ी पेपर हमारी तरफ लपकता है और फिर छापता है कि ये हुआ और ये हुआ, बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी सच्चाई को जाने हुए आप जो चाहती हैं अपनी दोस्ती की बुनियाद पर छापती हैं। अच्छा करीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ये हमारे राइटर्स जो हैं उनके पास ये आपका लेटर पहुँचा, तो क्या इन लोगों ने ये जो पूरे हिंदुस्तान में इतना हंगामा किया, ये सब चीज़ें हुई, क्या इन लोगों ने आपसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको बताया, आपको मेल किया कि ये सर क्या है? मैं यही कह रहा हूँ कि हर एक्शन जो है वो रिएक्शन रखता है। गिरीश कर्नाड हो या बहुत से लोग हैं जिनका नाम लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उन पहले ये सोचना चाहिए इमरजेंसी क्यों इम्पोज हुई। सोचना चाहिए इमरजेंसी हिंदुस्तान में आई, गलत चीज़ थी, कोई वजह रही होगी। हर चीज़ को जो आती है कि कानून बनता है तो कानून बनने के पीछे कोई वजह होती है। कभी ज़माना रहा होगा कि लोग सड़कों में ऐसे ही घूमते होंगे, कभी ज़माना रहा होगा कि लोग सोने चांदी को ऐसे छोड़ के चले जाते होंगे, लेकिन जब डाका पड़ा, जब घरों में चोरी हुई, जब मामलात ऐसे हुए, तभी तो भाई फिर क्या हुआ, रखवाली शुरू हुई, चौकीदारी शुरू हुई। अब चौकीदारी में क्या सूरत हाल हुई, चौकीदार से पूछा गया भाई किसने चोरी किया, सर मैं देख तो रहा था, मुझे मालूम नहीं है। तो क्या फिर अंदाज़ा वक्त नहीं साहब, इसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि चोरी को चोरी करते हुए एकदम पकड़ा जाए रंगों हाथ। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इदारे हैं, जहाँ जहाँ ऑफिसेज़ हैं, वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, होटल्स में, या किस लिए कि तो चोरी करते हुए चोर की शक्ल भी आए, उसका हाथ भी आए, लम्हा भी आए, वक्त भी आए, सब चीज़ें तय कर देती हैं। तो क्यों ऐसा हुआ कि जब ऐसी चीज़ें हो रही थी समाज में, उसको रोकने के लिए CCTV कैमरे ने जगह ले ली। अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। जाहिर सी बात है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने जब एक डिक्लेरेशन फॉर्म, एक इकरारनामा सोचा बनाने के लिए, तो उसके पीछे वजह थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि जहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू को और उस प्रोफेसर को जिसकी निगरानी में मकाला लिखा गया, और उस मकाले में बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन एक बड़े आदमी के, बड़ी शख्सियत के हवाले से दी, उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कदगन लगाओ ना, उस रिसर्च स्कॉलर के कान पकड़ो ना, उस सुपरवाइज़र से बात करो ना, क्यों उस पर बात नहीं होती है? बात हो रही है कौंसिल से कि साहब आपने इस किताब पे माली इमदाद क्यों दी जब इसमें गलत चीज़ लिखी हुई थी। एक किताब है किसी साहब की, नाम क्या लूँ, चूँकि कहा जाता है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा वाली सूरत हाल है। किताब आती है उर्दू आज़ादी के बाद उर्दू सहाफ़त, उस किताब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र है। सबसे बुनियादी बात तो यह है कि अबुल कलाम आज़ाद की सहाफ़त आज़ादी के बाद से क्या लेना देना आपका, लेकिन चलिए साहब, जहालत को आपके माफ़ किया यहाँ तक। अब आप उसमें लिखते हैं कि उनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम पर उनकी ज़िंदगी में हुकूमत हिंद ने पाबंदी लगाई थी। इज़ इट फैक्ट? दैट्स वेरी गलत है ये। और उसके बाद आगे बढ़ के आप लिखते हैं कि उसकी वजह से वो हार्ट अटैक हो रहा है और मर रहे हैं और जी रहे हैं, फलां हो रहा है तो ठिकाना हो रहा है। जो गज़ल और शायरी हो रही है, भाई हिस्ट्री में और तारीख़ में शायरी नहीं होती है, वहाँ सच्चाई बयान करना होता है। चलिए साहब, आपने लिख दीजिए जुर्म नंबर 1 कि कौंसिल में PhD के मकाले को इमदाद नहीं दी जाती है। आपने कौंसिल को इस तरह से वो चीज़ पेश की, वो मसवदा पेश किया कि PhD का मकाला नहीं लगे, किताब लगे। एक धोखा नंबर 1 आपने दिया। दूसरा कि एक थेसिस को, आपने भी PhD की है, एक थेसिस को 3 एग्ज़ामिनर देखते हैं, जज करते हैं और फिर उस पर रिपोर्ट देते हैं। एक एग्ज़ामिनर को कम से कम 3 महीने की मुद्दत दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उस थेसिस को पढ़िए और पढ़ के उस पर रिपोर्ट लिखिए, निगेटिव या पॉजिटिव, इस पर डिग्री दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, ये काबिल इशारत है या नहीं है। 3 महीने के बाद वो रिपोर्ट आती है, फिर उसका PhD एक वाइवा होता है। इससे पहले ये माना जाता है कि हर थेसिस को
जिसकी निगरानी में वो लिखी जाती है थीसिस, वो सुपरवाइज़र उसको पढ़ता है, उसको देखता है। रिसर्च स्कॉलर एक चैप्टर लिखता है, वो उसको देता है, दूसरा लिखता है, उसको देता है, तीसरा चैप्टर लिखता है, उसको देता है वो। और ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि उस सुपरवाइज़र ने उन चैप्टर्स को पढ़ा होगा, उनमें तस्हीह की होगी और तस्हीह करके रिसर्च स्कॉलर को वापस किया होगा। इसके बाद का स्टेट एग्जामिनर का है कि 3 एग्जामिनर को एक ही थीसिस गई है, वक्त 3 महीने का है, लेकिन वो ये चीज़ ना पकड़ पाए जो लिखी हुई थी, जिसकी वजह से काउंसिल को घेरे में लिया गया। 3 महीने एक थीसिस, 3 महीने का वक्त, 3 एग्जामिनर, एक थीसिस नहीं पढ़ पाए। उससे पहले उसका सुपरवाइजर, उसके पहले सुपरवाइजर। अब जो है हमसे काउंसिल से ये तवक्को की, अब काउंसिल को पकड़ लिया आपने, इस किताब पर इमदाद क्यों दी गई, जाहिल थे या इसके वेटर, इसके तबसरा करने वाले जाहिल प्रोफेसर बैठ गए थे, उन्होंने देखी नहीं किताब। भाई साहब कैसे देख सकता है वो? हमारे पास 200-250 मुसव्वदे आते हैं, 25-30 हमारे पास मुबस्सरीन होते हैं, प्रोफेसर्स हमारे होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनको उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से हम किताब दे देते हैं। 20 किताबें हैं, 2 दिन का वक्त है, वर्कशॉप में बैठ के उसको देखना है मुमकिन कि वो एक एक ग्लव्स को एक एक उसकी जिम्मेदारी ले ले वो। इसके बावजूद मुबस्सरीन जिम्मेदारी ले रहे थे कि साहब ये जिम्मेदारी ले रहे थे वो मुबस्सरीन, जिसमें हमारे एक वो साहब भी हैं जो इस काउंसिल के डायरेक्टर रह चुके हैं, बहैसियत डायरेक्टर वो काम कर चुके हैं, जिनका नाम प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन है। और ये इसमें लिखा हुआ है, पढ़ के आप किसी को सुना दीजिए या दिखा दीजिए कि ये कौन ले रहा है जिम्मेदारी। मुबस्सरीन जो किताबें पढ़ के राय दे रहे थे, वो ये जिम्मेदारी ले रहे थे कि इस किताब में ये तस्दीक की जाती है कि इस किताब में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हुकूमत हिंद की पॉलिसियों या कौमी मफाद के ख़िलाफ़ पड़ती हो। जब ये मामला आया तो मुबस्सरीन से हम लोगों ने बाज़पुर्स की कि आपने कैसे राय दे दी साहब। तो उसने कहा साहब 1000 रुपये दिन भर का बिठा के लेते हो, 20 मुसव्वदे दिखाते हो, 20 मुसव्वदे हम कैसे देख लेंगे दिन भर में? हमें 1 लाख रुपए दो, हम अच्छी रिपोर्ट देंगे दिन भर में लिख करके, और 2 महीने का वक्त दो। बात उनकी भी सही है, उसमें बड़े लोग राइट थे। उनका साहब हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी कि इसमें खिलाफ में है या नहीं है। जाहिर सी बात है कि कमेटी ने एक फ़ैसला लिया कि साहब ये जिम्मेदारी राइटर को लेनी चाहिए कि साहब हम ये इसमें जो कोई गलत चीज़ नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं। अच्छा, इससे पहले जो इकरारनामा था वो मुबस्सरीन से आप लेते थे, इस बार आपने ये किया कि मुबस्सरीन के बजाय, ये आपके सामने रखा हुआ है, तो इसके बजाय आपने ये किया कि और इसमें एक और दिखा देते हैं। इसमें चूंकि तारीख नहीं है, लेकिन इसमें तारीख है, ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें तारीख दी हुई है 20 फरवरी 2010 की तारीख से पड़ी हुई है। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोगों को दिखाइए, जो नाजरीन है वो देखें, और कौमी काउंसिल की और मोदी सरकार की और स्मृति ईरानी की और नए डायरेक्टर की सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाएं कि हम कहां तक सच्चे हैं और कहां तक हम गलत हैं। ये जो हम पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, बहुत सलीके से खबर फैलाई जा रही है कि साहब ये नए डायरेक्टर का ये नया शोशा छोड़ा हुआ है। ये तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये नए डायरेक्टर का नहीं है, ये ज़माने से चला आ रहा है। ये सिर्फ इतना सा फ़र्क आया है कि जो मुबस्सरीन जिम्मेदारी ले रहे थे वो हमने राइटर पे डाली, और मेरा ख्याल है कि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब और सही हूँ कि जो जिसकी चीज़ है वो जिम्मेदारी ले कि साहब मेरी जो किताब है इसमें कोई गलत बात नहीं गई है। मेरी औलाद की जिम्मेदारी मेरा पड़ोसी कैसे ले लेगा कि वो चोर है या नहीं है। इस बुनियाद पर एक वावेला, एक हंगामा जो बर्पा किया गया है, ये एक अलग इशू है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखिए अब तो ये चीज़ें सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं दिया था हमें। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया था, सरकार ने कोई ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं किया गया जैसा कि अखबारात से सामने आ रहा है कि साहब ये तो राइटर्स पे पाबंदी लगाने की ये आगाज़ है, ये राइटर्स की ज़बान बंद कर दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कौमी काउंसिल या इर्तिज़ा करीम या मोदी साहब या कोई स्मृति ईरानी जी हमारी किसी राइटर पे पाबंदी कैसे लगा सकती हैं? लगाया ही नहीं जा सकता है। आप खूब लिखिए, खूब बुरा भला कहिए, हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियों को नकार दीजिए, लेकिन आप अपने कॉस्ट पे ये काम करेंगे। कौमी काउंसिल के कॉस्ट पर आप चाहेंगे कि सरकार को गाली दें या
मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाएंगे या किसी फ़िरके या किसी तबके को या किसी मज़हब के लोगों को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो कौमी कौंसिल के या सरकार की कॉस्ट पे नहीं होगा, ये आपकी कॉस्ट पे होगा। आप अपनी किताब खुद छापिए और खूब बुरा भला लिखिए और खूब छापिए। आप इतने बड़े राइटर हैं तो किताब का छपना और बिकना क्या मसला रहा है? अच्छा करीम साहब, ये जो इतना हंगामा हो रहा है तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये सब पहले से था, आपने सिर्फ इतना किया है कि पहले आप जिसको किताब आप भेजते थे मुबस्सिरीन जो है वो तस्दीक करते थे कि हाँ इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ इतना किया है कि वो अब आप राइटर से लेने लगे कर दिया आपने जी। हमने और मुझे लगता है ये मुनासिब भी है, राइटर ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल, जो जिम्मेदारी प्रेमचंद की जिम्मेदारी होगी ना। देखिए मंटो पर भी मुकदमा चला या नहीं चला, तो मंटो ने चीज़ों को वाज़ेह किया ना कोर्ट में जाके। इस्मत पर भी मुकदमा चला, लोग कहते हैं इस्मत ने लिखा, मंटो ने लिखा, फैज़ ने लिखा। अरे भाई साहब, मंटो और इस्मत और फैज़ ने किसी से एक अट्ठनी नहीं ली थी, हमें कौन सी किताबें नहीं छपी। हाँ, किसी से नहीं ली थी, किसी अंग्रेज से नहीं ली थी। उसे लिखा, जेल गया, मुकदमे चले। आपके अंदर हिम्मत है, ऐसी चीज़ लिख सकते हैं, लिखिए और जाइए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन अगर आप इस तरह से लाएंगे चीज़ों को तो फिर सलमान रुश्दी को और तस्लीमा नसरीन को भी लिखने की आज़ादी है, उस पर क्यों आप बैन लगाते हैं? उसके फेवर में क्यों नहीं आते हैं सामने? आप आइए। अच्छा, ये एक चीज़ बुरी है तो बुरी है, एक चीज़ अच्छी है तो अच्छी है। अच्छा, ये कैसे तय करते हैं सर आप कि अगर किसी ने कोई किताब लिखी है, किसी राइटर ने, तो वो मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, उसके ख़िलाफ़ है या पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, तो ये कैसे आप तय करते हैं, सरकार तय करती है या कोई नहीं तय करता है? मुश्किल ये है कि हम बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। उर्दू वालों की जो मालूमात आम्मा है, जो जनरल नॉलेज है, वो तो बहुत महदूद है। एक तो वो पढ़ते नहीं हैं, सुनने के आदी हैं, पढ़ते कम हैं, लिखते ज़्यादा हैं, इसलिए चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। हमारे यहाँ जो इस वक्त तादाद है ज़्यादातर, वो जो है क्या है, लिखे पढ़ो लोगों की है, पढ़े लिखे हुए लोगों की नहीं है, माफ़ कीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी ये बात पहुँच रही होगी कि पढ़े लिखे में और लिखे पढ़े में बहुत फ़र्क है। इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी जामियात हैं और जितने भी आप लोग ज़्यादा जो आपको लिख रहे होंगे, देख रहे होंगे लोगों को, वो सब लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है लोग। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखने की बात नहीं आएगी। जो अंसारी ने कहा था कि मैं 5 टन पढ़ता हूँ तब 1 ग्राम लिखता हूँ, आज इसका बरक्स है। 2-4 टन में लिखता हूँ तो शायद 1 ग्राम में पढ़ लेता हूँ। तो जब सूरत हाल ये होगी तो कैसी चीज़ें सामने आएंगी? सवाल यह है कि चीज़ों को उसके सही पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत होती है, सही तनाजुर में देखने की ज़रूरत होती है, तब बात समझ में आती है। अब मैं क्या कहूँ आपसे? अच्छा करीम साहब, ये तो वजाहत हो गई और बहुत अच्छे से हो गई। ये आप वाकिफ़ होंगे, मैं आपकी इत्तला के लिए दोबारा ये अर्ज़ करूँ कि तकरीबन 203 कंट्रीज़ में हमारी वेबसाइट देखी जाती है, जहाँ जहाँ कौंसिल के हवाले से ये गलतफहमी आम हुई है और उन बड़े लोगों ने जिन्होंने मीडिया पे या प्रोटेस्ट किया, जिस तरह भी, उन तक सही इन्फॉर्मेशन हमारे ज़रिए ज़रूर पहुँचेगी। और हमारी ये कोशिश भी है कि वो सही चीज़ें, क्योंकि कौंसिल सिर्फ सरकार का इदारा नहीं है, ये हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहाँ उर्दू पढ़ने लिखने बोलने वाले मौजूद हैं, उन सब का इदारा है और सबका महबूब है कि जो चीज़ें कौंसिल से हमें मिलती हैं वो कहीं से ही नहीं मिलती। इसलिए थोड़ी तकलीफ़ हमें भी हुई, हमें लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। इदारा सबका है, इदारा ये सबका है, लेकिन सबसे पहले सरकार का इदारा है। इदारा ये सबका है लेकिन सबसे पहले सरकार का है। ये मुमकिन नहीं है कि हम सरकार के बारे में गलतफहमी फैला करके खुश रहेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये बात लोगों तक पहुंच जाए तो बेहतर है। मैंने ये भी अभी कहा कि अगरचे सूरत हाल इतनी संजीदा और पेचीदा हो गई है, संगीन भी हो गई है। पहले तो ये डायरेक्टर के कोर्ट में थी ये बॉल, काउंसिल के मेंबरान तक ये बॉल थी। ठीक है, हम इसको अपने तौर पर गौर करते, सोचते, फ़िक्र करते। और वाक़या ये है ज़बरत मुग़ल साहब कि मैंने ज़ाती तौर पर भी महसूस किया था कि यार इसमें से वो गवाह वाला और वो उसको हटा दिया जाए, क्योंकि कुछ ज़्यादा लग रहा था मुझे। अब ये मैं अभी सोच ही रहा हूँ और ये पहली बार ऐसा हुआ था ये, ठीक है। अब एक सूरत हाल ये होती है कि हमने 350 राइटर की किताबें ख़रीदी, 350 राइटर को मैंने इमदाद दी, 350 राइटर को हमने वो डिक्लेरेशन फॉर्म भेजा, 350 में से 340 राइटर
उस डिक्लेरेशन फॉर्म को बिना किसी चू चरा के दस्तखत करके वापस भेज रहा है, तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि लोगों को इतराज़ नहीं है, लोग मेरे साथ हैं, बात चल रही है। और 10 लोग जो नहीं, जिनका अभी है, वो भी भेज रहे हैं, वो ऑन द वे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन अभी ऑन द वे हैं उनकी चीज़ें, वो भी आ जाएंगी। तो जब रेशियो ये हो, डाटा कलेक्शन ये हो, तो मैं इन चिल्लाने वालों की फिक्र क्यों करूं जो चीख चिल्ला रहे हैं कि साहब आप डिक्लेरेशन वापस लीजिए? मैं तो नहीं वापस लूँगा अगर देखूँ इस तरह से तो। लेकिन मैं भी एक अदीब, खैर मैं अदीब अपने को क्या कहूँ, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, कोई ज़्यादा ना इल्म है मेरा ना कुछ हो, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ी बहुत ये है तो अंदाज़ा होता है कि एक अदीब को, एक शायर को आज़ादी मिलनी चाहिए। इस एतबार से ज़ाती तौर पर ये मेरा अपना ज़ाती है कि मैं सोचा था कि इसको थोड़ा सा माइल्ड करके, नरम करके, चीज़ों को बदल करके अगली बार जो हम लोग करेंगे ना उसमें इकरारनामे में कुछ चीज़ें बदल करके कर देंगे ताकि लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा है, तो मैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भेज रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ऐसा कीजिए कि वो वाली जो शिक है ना उस पर उसको निशान जद कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, और क्रॉस करके आप भेज दीजिए ताकि आपको पैसे मिल जाएं, आपका काम हो जाए। उसको आप उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, उसके मुतरिफ नहीं है, उसका मुत्तफिक नहीं, उसको काट दीजिए, काट के हमें भेज दीजिए। हमको समझ में आएगा कि ठीक है तो हम पैसे भेज देंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं भेजेंगे। लेकिन अब पहले स्टेज को क्यों आप ये कर रहे हैं? तो हम लोगों ने ये ज़ाती तौर पर, मेरा मैं यही बार बार ज़ाती इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये चीज़ मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री क्या फैसला लेगी वो ये कर लेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ही हमारी मालिक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं नौकर हूँ सरकार का, तो भाई मुझे तो वो बात कहनी और करनी होगी जो सरकार के मुवाफिक होगी, जो उसके मुताबिक होगी, जो जैसा वहाँ से मुझे डायरेक्शन मिलेगी। तो लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर मैं अपनी कमेटी में ये बात रखूँगा कि इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएँ ताकि हमारे राइटर्स जो है थोड़ी कंफर्टेबल फील करें और जो है वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएँ, ठीक से चलती रहें। लेकिन मैं सवाल ये फिर उठाता हूँ कि वो लोग जो इस तरह के मामलात को उठाते हैं, उनके सामने बहुत से मामलात हैं इस मुल्क में, उन पर वो खामोश क्यों हैं? अच्छा, उनके सामने काउंसिल की और अच्छी बातें भी हैं, उन पर भी बात करनी चाहिए। उन पर बात करनी चाहिए कि साहब ऐसा हो, ऐसे हो, ऐसे हिंदुस्तान में आप एक जाल फैला रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात करनी। हमें मशवरे देते हैं कि साहब आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उर्दू के जो लोग हैं वो ज़्यादातर चौराहों पर बात करने के कायल हैं, घरों में बात करने के। चौराहे पर उर्दू को देखना चाहते हैं, घरों में उर्दू को नहीं देखना चाहते। बैनर में उर्दू ना हो तो हंगामा हो जाए, घरों में उर्दू ना हो तो कोई मसला नहीं। तो ऐसा मसला होगा जहाँ जिस ज़बान के साथ भी ऐसा होगा, जिस ज़बान के लोगों के साथ भी ऐसा होगा, उसकी सूरत हाल क्या होगी? हम घरों में हमने अपनी वालदा को, अपनी वालिद को, अपने मामू को, अपने फूफा को, अपने खालू को, अपने चचा को, अपने ताया को, सबको बाहर कर दिया है। सिर्फ एक रह गया है, वो है आंटी और अंकल। हर उम्र की औरत आंटी है और हर उम्र का आदमी अंकल है। तो घरों में जब आंटी अंकल ने जगह ले ली है और ताया और चचा और अब्बा बाहर निकल गए हैं, तो तुम किस उर्दू की बात कर रहे हो, किस ज़बान की बात कर रहे हो? पहले घरों में देखिए, फिर बाहर निकल के देखिए तो किस सूरत समझ आएगी। अच्छा करीम साहब, एक आखिरी सवाल कि जो भी नया डायरेक्टर आता है कौमी कौंसिल में, तो उर्दू वालों को ये उम्मीद होती है कि कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी, पहले से बेहतर होगा। हालांकि कौंसिल पहले से ही बेहतर काम कर रहा है, लेकिन उसमें मज़ीद कुछ बेहतरी आएगी। आप नए डायरेक्टर हैं, तो नया कुछ आपने इससे पहले काम किए भी हैं, जैसे उर्दू सहाफ़त पे आपने हिंदुस्तान भर में सेमिनार करवाया, उसके 200 साल मुकम्मल होने पे। आगे कुछ क्या क्या आप मंसूबे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? नहीं, हमारे जहन में कई प्लानिंग है जिसको हम लोग करेंगे। एक आध महीने के बाद चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। जैसे उर्दू ऑन व्हील वाला ये एक प्रोजेक्ट है जो एक अहम प्रोजेक्ट है, और कुछ और चीज़ें हैं जहन में जिसको हम अपने वक्त पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ ऐसे सेमिनार भी हैं जो नए मौज़ूआत पे हम करना चाहेंगे, अदब से हट के कुछ। हाँ, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम हिंदुस्तान तो कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं कुछ हिंदुस्तान से बाहर भी कुछ चीज़ों को हम ले जाएं। और भी हैं हमारे पास स्कीम्स, जैसे सेंट्रल स्कूल में उर्दू की पढ़ाई का कैसे इंतज़ाम हो, उर्दू के स्कूलों में जो स्कूल्स हैं उसमें उर्दू कैसे पढ़ाई जाए। कुछ हैं सिलसिले जिसको हम लोग अभी और कर रहे हैं उस पर कि कैसे इसको किया जाए, क्योंकि मेरा फोकस ज़बान के फ़रोग़ पर ज़्यादा है। अब देखिए, एक हंगामा ये भी शुरू हो जाएगा, अगर हम मुशायरों के लिए पैसे न दें तो ये भी हंगामा होगा।
कि मुशायरे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुशायरे से कितना फ़रोग़ कर लेंगे आप ज़बान का, जब तक आपकी नई नस्ल जो है उर्दू नहीं जानेगी। मुशायरे में शेर समझ कौन रहा है? मैंने बात कह दी जलसे में तो हंगामा हो गया कि उर्दू की शायरा या उर्दू के शायर हजरात जो स्टेज पे आ रहे हैं वो देवनागरी में हिंदी में लिख के आ रहे हैं और उर्दू के मुशायरों पे कलाम पढ़ रहे हैं कि उर्दू मुशायरा पढ़ रहे हैं वो। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर कैसे होगी बात? लेकिन करीम साहब, आपके आने के बाद, काउंसिल का डायरेक्टर होने के बाद, उर्दू वालों में ये उम्मीद तो जागी है कि कुछ बेहतर होगा। और जिस तरह आपने फरमाया भी कि ज़बान को लेकर जिस तरह आप संजीदा हैं, अदब तो है ज़रूरी, लेकिन ज़बान उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, उसके बगैर नहीं होगा जी। तो ये हमें उम्मीद है कि आगे नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं और देखिएगा 2-4 महीने में आपको रिजल्ट आएगा उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के ताल्लुक़ से। और हम नॉन जो उर्दू बेल्ट है उसमें हम कोशिश करेंगे जाने की, वहाँ से शुरुआत करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।